आज के इस वीडियो में हम 78वां स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर डिटेल में भी कवर करेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन के आंसर समझने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत कब ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था? कब आज़ाद हुआ था? तो देखिए यहाँ पर आंसर डी से हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, हमें आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी? ब्रिटिश हुकूमत से। अब देखिए जो हमारा भारत देश है यह 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त हुआ था। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, भारत स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया हर वर्ष कब मनाता है? कब मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया? 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो ये भी हम लास्ट में जरूर कवर करवाएंगे आपको ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री जो हैं देश के पीएम, इन्होंने ऐतिहासिक लाल किले से 11वीं बार तिरंगा फहराया है और देश को संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 अगस्त 2024 का विषय क्या रखा गया है? इसका विषय है विकसित भारत। 2024 का विषय क्या है? विकसित भारत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस पर झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? किसके द्वारा? तो देखिए यहां पर आंसर बी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री। देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त 2024 को भारत गर्व से अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आजादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा किसने फहराया है? सबसे ज्यादा बार किसने फहराया होगा? वही जो सबसे ज्यादा समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे, तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आंसर ए से हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 17 बार झंडा फहराया है। फिर इनके बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी इन्होंने 16 बार और अभी जो पीएम मोदी हैं देश के, इन्होंने 11 बार झंडा फहराया है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? कौन सी जगह पे फहराया जाता है? तो देखिए दिल्ली के लाल किले में। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। लाल किला किसने बनवाया था? प्रश्न पूछा जाए आपसे कि यह जो लाल किला है जिसपे झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को, इसे बनवाया किसने है? तो देखिए मुगल शासकों शाहजहां द्वारा 1638 से 1648 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसने बोला था? तो महात्मा गांधी, इन्होंने यह कथन बोला था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही है, 3:2। ठीक है, 3:2। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका रंग क्या है? तो गहरा नीला है। ठीक है, कैसा है? गहरा नीला। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो बना हुआ है बीच में, धर्म चक्र, इसमें कितनी तिल्लियां हैं? कितनी है तिल्लियां? तो 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत की हम बात करें, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे भारत देश के झंडे की, तो आपको बहुत सारे झंडे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बहुत बार इसमें बदलाव किया गया है। तो देखिए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है यह पिंगली वेंकैया इन्होंने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अब से राष्ट्रीय गान पूछा है तो वह है जन गण मन। ये भारत देश का राष्ट्रीय गान है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन को
24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसमें इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। वैसे तो ये बांग्ला में लिखा हुआ है, किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गान बांग्ला में, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 की बात है जब राष्ट्रगान को संशोधित करके मतलब हिंदी में इसका संस्करण किया गया, इसको में थोड़ा बदलाव किया गया क्योंकि बांग्ला में था, इसको थोड़ा सा बदला, हिंदी में इस संस्करण को अपनाया गया, ठीक है। किस रूप में? राष्ट्रगान के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? ठीक है, क्योंकि इसके पहले ये जहां पर भी पढ़ाई करके आए थे इन्होंने वहां पर भी आंदोलन किया था, लेकिन भारत देश में अगर किनका पहला आंदोलन होता है 1917 में, वह था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। देखिए गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह है सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया था। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वह था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था 1920 में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने साल 1912 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और उन्हीं के अनुरोध पर महात्मा गांधी भारत आए थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनको अपना राजनीतिक गुरु, सलाहकार और मार्गदर्शक बताया है इस पुस्तक में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने किस में लिखा था? मूल रूप से ये बांग्ला में रचित है, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1911 में, वहां पर गाया गया था कलकत्ता में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। 52 सेकंड का समय लगता है पूरा जन गण मन गाने में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत। अब हम बात करें राष्ट्रीय गीत के बारे में, तो यह है वंदे मातरम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम ऐसे तो बहुत बड़ा गाना है लेकिन उसका एक ही पैरा हम गाते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रीय गान गाया है, ठीक है, और हम गीत की हम बात करें राष्ट्रीय गीत तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है। जैसे राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा? वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है। तो यहाँ पर जो आप शुरू में आप देख सकते हैं व के ऊपर बिंदी लगी है, यहाँ पर ब के ऊपर बिंदी लगी है। इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे, एक इसमें से याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर कैसे ट्रिक बना रहे हैं कि वंदे के ऊपर बिंदी लगी है, यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी इनके नाम से थोड़ा सा रिलेट करेंगे और याद हो जाएगा। देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है जो उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 का एक हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है? राष्ट्रीय गीत आपसे पूछा है। राष्ट्रीय गान गाने में तो 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसको गाने में 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है, लेकिन अगर पूरा गाएंगे तो काफी ज्यादा समय होगा क्योंकि ये जो गाना है ये काफी बड़ा है। अब देखिएगा इसका पैराग्राफ, आप थोड़ा नेट पर सर्च कीजिएगा कि राष्ट्रीय गीत पूरा कितना बड़ा है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो पहली बार इसको 1896 में गाया गया था, 1896 में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इनके आनंद मठ से, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर एक पॉइंट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक का रूप है? तो ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ये वैसे तो काफी बड़ा है, राष्ट्रीय स्तंभ देखा जाए तो काफी बड़ा है, लेकिन इसमें से सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है, मतलब शीर्ष वाला भाग। कौन सा भाग? शीर्ष वाला भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में आपको कितने शेर दिखाई देते हैं?
कितने दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो बना हुआ है उसमें 4 शेर होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसका नारा है? तो यह नारा है सुभाष चंद्र बोस, इनका यह नारा है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारे हैं यह सुभाष चंद्र बोस इन्होंने दिए थे। उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान की गई? तो आंसर भी इसी हो जाएगा, शक संबंध को मान्यता प्रदान की गई। किसे? शक संबंध को। देखिए 1957 में भारत सरकार ने शक संबंध को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वह है बाघ। कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नेशनल बर्ड कौन सा है? मयूर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य आपसे पूछा है तो वह हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान कब अलग हुए थे? कब अलग हुए थे? तो देखिए आधी रात की बात है, 14 अगस्त 1947 में अलग हुए थे, है ना। और अगले दिन, और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। 14 अगस्त 1947 में भारत से टूटकर अलग हो गया था पाकिस्तान। दूसरा नाम है बांग्लादेश का। ये जो बांग्लादेश है भारत के विभाजन के समय 1947 में अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बना था। मतलब उस समय भारत देश का देखा जाए इस तरह से तो 3 टुकड़े हुए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा कहला रहा था, इसलिए इसको अलग से काउंट नहीं किया गया। अब देखिए जब अलग हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश अलग हो गया था यहाँ से, हमारे भारत देश से। बांग्लादेश इधर से अलग हो गया, इधर से पाकिस्तान अलग हो गया। ये पाकिस्तान और यहाँ पर बांग्लादेश। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ये थे तो दोनों पाकिस्तान के हिस्से, कुछ समय बाद बांग्लादेश अलग से स्वतंत्र बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो उस समय 3 टुकड़े हुए थे, एक भारत देश बना, एक पाकिस्तान बना और फिर आगे चलकर के एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, है ना। और देखिए स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बनता है और 15 अगस्त को भारत संघ की स्थापना की जाती है ना। जो पाकिस्तान है वहां पर एक दिन पहले 14 तारीख को स्वतंत्रता दिवस वहां पर मनाया जाता है, क्योंकि यह 14 तारीख की बात है, 14 अगस्त की 1947 में ये विभाजन हुआ था और एक दिन पहले ही ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और अगले दिन भारत देश स्वतंत्र घोषित हुआ था, है ना। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए 15 अगस्त की हम बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, इसलिए इस दिन को हम स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं, है ना। किससे आज़ादी मिली थी? अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी और साथ में विभाजन भी हुआ था। लेकिन मेन क्या है यहाँ पर, मेन पॉइंट क्या होता है कि हमें आज़ादी मिली थी और किससे आज़ादी मिली थी? अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण लाल किले से किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वह ध्वजारोहण करते हैं। देखिए 15 अगस्त को जब तिरंगा जो हमारा, उसे नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर जब फहराया जाता है तो उसको ध्वजारोहण कहते हैं। ठीक है, यह फर्क है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिश जो सरकार थी उसका झंडा नीचे की तरफ उतारा जा रहा था और हमारा झंडा ऊपर की तरफ फहराया जा रहा था। ठीक है, ऐसा कर रहे थे उस समय। और 26 जनवरी, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। 26 जनवरी की हम बात करें तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए आजाद कब हो गए थे हम? 47 में, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1947 में। लेकिन यहाँ पर 1950 में, ठीक 3 साल बाद की बात हो रही है, यहाँ पर 3 साल बाद भारत देश का संविधान लागू होता है, इसलिए इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए नाम से समझेगा, गणतंत्र, गण मतलब जनता और तंत्र मतलब उनका शासन। जनता का शासन कब चलेगा? जब उनके पास अपना खुद का कोई कानून होगा या फिर अपना खुद का संविधान होगा। तो संविधान जैसे ही लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, संविधान लागू हो गया, अब ये देश आपके हिसाब से चलेगा। और देखिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। अब कौन फहराएगा? यहाँ पर राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री इनका रूल नहीं होता है। किनका रूल होता है? राष्ट्रपति का रूल होता है। 26 जनवरी को झंडा राजपथ पर फहराया जाता है। कहां पर? राजपथ पर फहराया जाता है। लेकिन 15 अगस्त को झंडा कहां पर ध्वजारोहण करते हैं? कहां पर करते हैं? लाल किले में करते हैं। ठीक है, दिल्ली के लाल किले। अब देखिए 26 जनवरी को तिरंगा ऊपर ही बंधा हुआ होता है, जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं। ध्वजारोहण नहीं कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आ रहा है, क्योंकि देश तो आजाद हो चुका है 1947 में। अब 1950 को क्या होता है? संविधान लागू होता है। क्या होता है? संविधान लागू होता है। बस
ठीक है, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, हम सिर्फ झंडे को फहराते हैं खोल करके। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए 15 अगस्त 2024 का विषय क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की यह जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।